फरीदी के कमर में लटके पिंजरे से भी अजीब किस्म की आवाजें आने लगी थी। शायद नेवला सांपों की फुफुकार सुनकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। फरीदी के बाजू थक गए थे। हर बार उसे यह लगा था जैसे अब रस्सी उसके हाथ से निकल जाएगी। उसने एक चौड़े कगार पर खड़े होकर जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में नीचे की तरफ देखने लगा। अभी वह सिर्फ आधी दूर गया था। गर्मी की वजह से उसका दम घुटा जा रहा था। उसने मुंह ऊपर करके 2-3 गहरी गहरी सांसें ली और फिर नीचे उतरने लगा। बहरहाल बहुत ही मुश्किलों के बाद वह कुएं के तल तक पहुंचा। उसके सारे कपड़े पसीने में इस तरह डूबे हुए थे जैसे वह काफी देर तक बारिश में भीगता रहा हो। टॉर्च की रोशनी में वह कुएं की तह का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत बेकार गई हो। कुएं में ज्यादा देर तक ठहरना एक तरह से मौत को दावत देना था। सांपों की मौजूदगी की वजह से उसे इत्मीनान था, लेकिन गर्मी। खुदा की पनाह, फरीदी की जगह अगर कोई कमजोर दिल और दिमाग का आदमी होता तो अब तक कभी का बेहोश हो गया होता। थक हारकर उसने ऊपर चढ़ने का इरादा किया। रस्सी पकड़कर जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, दूसरा पैर कुएं की दीवार से टकरा गया और एक अजीब किस्म की आवाज हुई। फरीदी चौंककर फिर नीचे उतर गया। जहां पैर लगा था उस जगह को गौर से देखने लगा। फिर उसे उंगलियों से धीरे धीरे खटखटाया। ओह मेरे खुदा! उसके मुंह से अपने आप निकल गया। दीवार का यह हिस्सा टीन का बना हुआ था, लेकिन उसे इस तरह बनाया गया था कि देखने में ईंटों की जुड़ाई मालूम हो रही थी। फरीदी ने जेब से चाकू निकाला। थोड़ी देर में उसने टीन का वह ढक्कन वहां से निकाल फेंका। हवा का एक झोंका उसके जिस्म से टकराया और उसकी नसों में बिजली दौड़ गई। उसके सामने दीवार का इतना बड़ा हिस्सा खुल गया जिससे एक आदमी बैठकर आसानी से गुजर सकता था। फरीदी टॉर्च की रोशनी में रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे में नेवले का पिंजरा। अब वह एक अच्छे खासे कमरे में चल रहा था। अचानक ठिठक गया। सामने एक औरत और एक मर्द खड़े हुए थे। फरीदी ने फौरन पिंजरा जमीन पर फेंक कर रिवाल्वर निकाल लिया, लेकिन वे दोनों दीवार से टेक लगाए ज्यों के त्यों खड़े रहे। लाहौल विला कुव्वत फरीदी के मुंह से धीरे से निकला। उसने करीब जाकर दोनों को टटोला। वे रबड़ के बने हुए थे। फरीदी को फौरन ख्याल आया कि ये वही पुतले हैं जिन्हें पहले दिन नवाब साहब वगैरह ने लाश समझा था। फरीदी आगे बढ़ा। सामने एक दरवाजा था जिसकी तरफ से रोशनी छन छन कर इस कमरे में आ रही थी। फरीदी ने कमरे में दाखिल होते ही बारूद की बू महसूस की। दूसरे कमरे में किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। फरीदी ने किवाड़ों के छेद से आंखें लगा दी। अचानक वह चौंक पड़ा। दूसरे कमरे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसके सीने से ताजा ताजा खून निकल रहा था। एक कुर्सी पर नवाब रशीद उजमा बैठे थे, लेकिन वे रस्सियों से जकड़े हुए थे। फरीदी ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। हालांकि उसने महसूस किया कि दरवाजा दूसरी तरफ से बंद नहीं है और किसी वक्त भी आसानी से खोला जा सकता है। अचानक एक आदमी दरवाजे ही के करीब आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। यह परवेज था। परवेज जो पागल था। परवेज जो बच्चों की तरह तुतला तुतला कर बोलता था। परवेज जो घुटनों के बल चलता था। वह परवेज इस वक्त सीधा खड़ा था। उसके हाथ में दूध की शीशी के बजाय पिस्तौल थी और आंखों में मासूमियत के बजाय दरिंदगी नाच रही थी। देखा आपने इस नमक हराम का अंजाम? परवेज ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। यह मुझे धमकी दे रहा था, कह रहा था कि जासूसों को मेरे बारे में बता देगा। फरीदी के सारे जिस्म में सनसनाहट फैल गई, क्योंकि परवेज उस वक्त तुतला कर नहीं बोल रहा था। हाँ तो भाई साहब, अब आप ही मरने के लिए तैयार हो जाए। परवेज बोला। मैंने तुम्हें हमेशा सगे भाई से प्यारा समझा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नवाब साहब गिड़गिड़ा कर बोले। कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे किसी तरह गंवारा नहीं सकता कि अपने बाप की विरासत से इसलिए महरूम कर दिया जाऊं क्योंकि उसने मेरी माँ के साथ निकाह नहीं किया था। क्या मैंने तुम्हें कभी यह चीज महसूस होने दी? नवाब साहब बोले। मैं इन बेकार की बातों में नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। जासूसों को पहले ही से तुम पर शक था। तुम्हारा गायब हो जाना इस शक को यकीन में बदल देगा। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी चीजों का मैं पूरा मालिक हूंगा। गजाला के अलावा और तुम्हारा है ही कौन जो मुझसे निपटने के लिए आएगा? और रह गया गजाला का मामला, तो मैं उसे इसी तरह रखूंगा जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को रखा था। क्या बकता है, बदतमीज? नवाब साहब गरज कर बोले। वह तेरी भतीजी है। होगी। परवेज ने लापरवाही से कहा। मेरी माँ आवारा थी, इसलिए तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे बाप की औलाद हूँ? बहरहाल, मैं हरामी हूँ, इसलिए हरामीपन की हद पर कर जाना चाहता हूँ।
चुप रहो मरदूद, नवाब साहब चीखे और फरीदी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। किवाड़ों की झपट में आकर परवेज औंधे मुंह गिरा पड़ा। फरीदी उछलकर उस पर आ गिरा। दोनों आपस में भिड़ गए। फरीदी को लग रहा था कि उसे एक फौलाद के बने हुए आदमी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोनों के हाथों में पिस्तौल दबी हुई थे। तभी परवेज फरीदी की पकड़ से निकलकर फुर्ती से सोफे की आड़ में हो गया। फरीदी उसका मतलब समझता था। उसने झपटकर एक मेज गिराई और उसकी ओट ले ली। दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। तभी फरीदी ने चीख मारी और गिर पड़ा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर परवेज खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे मेज की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक फायर हुआ और परवेज चीख मारकर गिर पड़ा। फरीदी उठकर खड़ा हो गया। वह परवेज को तड़पता देख रहा था। गोली ठीक उसके माथे पर लगी थी। फरीदी बेटा, नवाब साहब चीखे और बेहोश हो गए। दूसरे दिन शाम को नवाब साहब, गजाला, तारिक, फरीदी, हमीद और 2 सब इंस्पेक्टर एक साथ चाय पी रहे थे। ऐसी अंधेरी रात में उस कुएं में उतरना फरीदी ही का काम था। नवाब साहब बोले, मुझसे दरअसल जरा सी गलती हो गई, वरना इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। खंडहरों वाला रास्ता ज्यादा सीधा और आसान था। सिर्फ जरा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ता। अब सोचता हूँ कि मैंने अपना ज्यादा वक्त खंडहरों पर ही क्यों न खर्च किया। खैर, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। तारिक बोला, मुझे हैरत है कि वे लोग मुझे सोते से किस तरह उठा ले गए कि मुझे खबर तक न हुई। नवाब साहब ने कहा, क्लोरोफॉर्म। फरीदी बोला, उन तीनों बदमाशों में से एक लापता है। मालूम नहीं उसका क्या हुआ। हमीद बोला, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। फरीदी ने कहा, भला कौन कह सकता था परवेज इतना खतरनाक आदमी है और वे तीनों जो उसे उठाए फिरते थे वे उसके गुर्गे थे। खैर, अब छोड़िए इन बातों को। गजाला बोली, मुझे उलझन हो रही है। और हाँ तारिक साहब, किसी को आप पर भी शक था। फरीदी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। गजाला उसे गुस्से और प्यार भरी नजरों से देखने लगी। मुझ पर? तारिक ने कहा लगाया, न जाने क्यों लोग आमतौर पर मेरी तरफ से शक किया करते हैं। आपके नेवले की वजह से। हमीद मुस्कुराकर बोला, ओह, उसने सैकड़ों बार मेरी जान बचाई है। तारिक ने अपने नेवले की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अगर यह न होता तो फरीदी साहब कुएं के करीब जाने की भी हिम्मत न कर सकते थे। इसमें कोई शक नहीं, फरीदी ने उठते हुए कहा। वह धीरे धीरे टहलता हुआ अपने कमरे में आया और खिड़की के करीब खड़े होकर बाग में बिखरी हुई हरियाली से आंखों की थकावट दूर करने लगा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ा। गजाला की खूबसूरत आंखों ने उसकी निगाहों का इस्तकबाल किया। गजाला के नर्म और नाजुक होठों पर एक मुस्कान बिखरी हुई थी। फौलाद के बने हुए फरीदी के जिस्म का एक एक हिस्सा मोम की तरह पिघलने लगा। उसने अचानक गजाला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आप इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हैं, फरीदी ने बच्चों की तरह कहा और गजाला ने शर्मा कर सिर झुका लिया। उसके होंठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नाच रही थी, जिसका मतलब था कि कुछ और भी कहो, मगर फरीदी इस मामले में करीब करीब बिल्कुल बुद्धू था। उसने किसी रूमानी नॉवेल का कोई अच्छा सा जुमला याद करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुआ। आप हमेशा अच्छी लगती है, वह मुश्किल से बोला। अचानक एक धमाका सुनाई दिया। दोनों चौंक पड़े। दरवाजे के करीब हमीद गिरा पड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह कुछ कह रहा हो। दोनों दौड़कर उसके करीब आए। फरीदी ने सिर हिलाया और गजाला को जाने का इशारा करके खुद हमीद पर झुक गया। गजाला दोनों को हैरत से देखती हुई चली गई। हमीद, फरीदी ने उसका सिर हिलाते हुए कहा। आप हम हमेशा अच्छी लगती हैं। हमीद लेटे लेटे बड़बड़ाया, अरे बाप रे, भूत। फरीदी ने उसे गरेबान पकड़कर खड़ा किया। यह क्या हर्कत है? हर्कत? अरे रे, आप पर भी शैतानी साया हो गया है। क्या बकते हो? अरे बाप रे, आप हमेशा अच्छी लगती। अरे आज बहुत बड़ा काफिर मुसलमान हो गया। शुक्र है खुदा तेरा। अरे मैं खुशी के मारे बेहोश हो गया था। थोड़ा पानी, प्यास महसूस हो रही है। फरीदी हमीद की पीठ पर घूंसा मारकर कमरे में चला गया। उसके चेहरे के एक एक हिस्से से मुस्कुराहट फूटी पड़ रही थी। जे मुस्कुराहट। मेरे सरकार, आखिर नाराजगी किस बात की? हमीद फरीदी के पीछे आकर बोला, अब तो मजा ही मजा है। फरीदी झल्ला कर मुड़ा। अजीब बेवकूफ हो, अगर उसने सुन लिया तो हर्ज ही क्या है, मोहब्बत में सब कुछ जायज है। मोहब्बत? फरीदी उसका गरेबान पकड़े हुए बोला, किस बात में देखी है तुमने मोहब्बत? आप हमेशा अच्छी लगती हैं, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या किसी की हुस्न की तारीफ करना मोहब्बत है? बिल्कुल। तो इधर देखो।
फरीदी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, जिसे तुम मोहब्बत कहते हो उसके लिए इस पत्थर में कोई गुंजाइश नहीं। कभी कभी पत्थर भी अपनी आंच पर पिघल जाता है। हमीद अकड़कर बोला। शाबाश बरखुरदार, किस नॉवेल से रटा था यह जुमला? फरीदी उसकी पीठ ठोकते हुए बोला। खैर होगा, मुझे क्या। हमीद ने कहा, आपने अभी तक यह नहीं बताया कि कुएं से आग किस तरह निकलती थी। तुम भी रहे वही इडियट के इडियट। फरीदी मुस्कुराकर बोला, अरे मियां, आतिशबाजी थी। क्या तुमने मिट्टी के वे बड़े बड़े अनार नहीं देखे थे जो तहखाने से बरामद हुए हैं? ओह, वाकई अच्छा खासा बच्चों का खेल था, मगर खतरनाक। हमीद ने कहा और सीटी बजाता हुआ कमरे से निकल गया।